हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे संसाधन एवं विकास, जो कि आपकी 10th क्लास ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं संसाधन होते क्या हैं। अगर हम बिल्कुल 4-5 शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु, प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है वो संसाधन कहलाती है। अब इसके साथ कुछ और चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, तो देखिए, प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करे और जिसको बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी हो, जिसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी हो। और दूसरा, आर्थिक रूप से संभाव्य हो। तो यहाँ पर देखिए, आर्थिक रूप से संभाव्य का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा पहाड़ है, ठीक है, और उसमें बिल्कुल छोटा सा पोर्शन आयरन का है, या फिर आपका और कोई खनिज है या कोई और मेटल है। उसको आप एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है, उसको निकालने के लिए आप इतना ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, तो वो आर्थिक रूप से संभाव्य नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि आपको उसके निकालने से फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो गए। तो हम इकोनॉमिकली उसको एक्सेस कर सकें, निकाल सकें, तो आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। जिस भी संस्कृति में आप रहते हो, ऐसा ना हो कि ये बुरी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा पदार्थ मिले जिससे कि एनवायरनमेंट पोल्यूट होता हो, तो वो सांस्कृतिक रूप से क्या होगा, अमान्य हो जाएगा। तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी, बिकॉज यू आर इन 10th क्लास, तो आपको लिखना क्या होगा, पूरा ये लिखना होगा संसाधन होते क्या हैं। प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी है, आर्थिक रूप से क्या है, संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, तो एक संसाधन कहलाता है। ठीक है, हमारे पर्यावरण में जो भी चीज़ें, वस्तुएं उपलब्ध हैं, ठीक है, उनको मानव क्या कर लेता है, उनको चेंज कर देता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, या फिर डिफरेंट संस्थाएं हैं आपस में इंटरेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, हम लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कॉटन है। ठीक है, कॉटन कहाँ से मिली, प्लांट से मिली। ठीक है, कॉटन आपकी कहाँ गई, फैक्ट्रीज़ में गई। ठीक है, फैक्ट्रीज़ ने क्या किया, अब ये कॉटन फैक्ट्रीज़ में कौन लेके गया, ह्यूमंस लेकर गए। ठीक है, आदमी आदमी ही लेकर गए। ठीक है, जो ऊन है, अब ये जो फैक्ट्रीज़ में चली गई, उसके बाद इनसे कपड़े बने, क्लोथ बने, तो यानी कि ये संस्था हो गई। ठीक है, ये आपका क्या होगा, संसाधन हो गया। तो मानव संसाधन और प्रकृति, ठीक है, हमें कॉटन कहाँ से मिली थी, प्रकृति से मिली थी। ठीक है, ऊन हमें कहाँ से मिली थी, प्रकृति से। तो ये आपस में पारस्परिक क्या करते हैं, संबंध बना लेते हैं, और तब आपका संसाधन बनता है। तो मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं, संस्थाओं का निर्माण करते हैं। अब देखिए, जो मानव संसाधन होते हैं, ठीक है, मानव खुद एक संसाधन है। अगर एक इलिटरेट इंसान है, यानी कि एक अनपढ़ इंसान है, और एक स्किल्ड पर्सन है, जो फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, इंजीनियर है, या उसे कोई भी काम आता है, कपड़ा सिलना आता है, या फिर आप उसको हेयर कटिंग आती है, कोई भी काम आता है, तो वो स्किल्ड पर्सन ज़्यादा रिसोर्सफुल होगा बजाया कि एक इलिटरेट पर्सन के, जिसके पास कोई स्किल नहीं है। तो मानव खुद एक संसाधन है, और वो बाकी संसाधनों को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है और संसाधनों में और यूजफुल बना देता है। जैसे कि आपका ईंट पत्थर है और वो बिल्डिंग बना देता है, बिल्डिंग में लोग रहते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरीके से जो संसाधन है उनका हम वर्गीकरण कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो किस तरीके से क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, एक एक को हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब है कि आए कहाँ से हैं, मिले कहाँ से हैं। ठीक है, कहाँ से उत्पत्ति हो रही है, जैव्य है या फिर अजैव्य है। ठीक है, अब दूसरा, संपत्ति के आधार पर, यानी कि ख़त्म होने वाले हैं या दोबारा बनने वाले हैं। ये इनको भी हम डिटेल में देखेंगे आपकी डेफिनेशन के साथ। स्वामित्व के आधार पर, यानी कि आप खुद उसके मालिक हैं, या फिर सरकार उसकी मालिक है, या फिर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो उसकी मालिक हैं। आपका विकास के स्तर पर, यानी कि भाई हमें उनका डेवलपमेंट हो चुका है, जो रिसोर्सेज हैं फुली डेवलप हो चुके हैं, या फिर ऐसे हैं कि डेवलप, हमें पता है कि हाँ रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम बाद में फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं उनको। तो ऐसे रिसोर्सेज, तो देखिए ये आपकी टेबल है। जो संसाधन होते हैं वो हमारे प्राकृतिक होते हैं और मानवीय होते हैं। ठीक है, तो मानवीय में क्या हो गया, मानव क्या करता है, संरचना और संस्थाएं बना लेता है। जैसे एक ह्यूमन है, अब अपनी स्कूल बना लिया, कॉलेज बना लिए, फैक्ट्रीज बना ली, तो ये एक तरह से वो क्या कर रही है, वो संसाधन ही तो हैं। क्योंकि संसाधन किस तरीके से हैं, क्योंकि वो हमारे दिमाग की क्या कर रहे हैं,
ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। आप स्कूल में जाते हो, ज्ञान लेते हो, ठीक है ना। तो ये संस्थाएं जो हैं और जो संरचनाएं हैं वो मानव की एक संसाधन है। दूसरा है मात्रा एवं गुण, यानी कि गुणवत्ता, यानी कि भाई एक पर्सन कितना पढ़ा लिखा है, कितना स्किल है उसके पास, ये भी आपका क्या है, मानव संसाधन का एक फैक्टर है। अब दूसरे प्राकृतिक, यानी कि जो नेचुरल हैं, जो प्रकृति में हमें मिलते हैं। तो नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय। जो नवीनीकरणीय होते हैं, ठीक है, उनको भी हम फर्दर दो भागों में बांट देते हैं। एक तो जो सतत, यानी कि जो हमेशा रहते हैं, जैसे आपका सोलर एनर्जी है। एक जो फ्लो में रहते हैं, ठीक है, जो प्रवाह, जैसे कि पानी है, ठीक है, पानी जल हमारे क्या है, फ्लो, सतत और प्रवाह हैं। अब जैव्य, यानी कि हमें जो भी आपके लिविंग बीइंग है, जो भी जीवित चीज़ें हैं, उनसे जो हमें मिलते हैं वो जैव्य प्राकृतिक हमारे संसाधन होते हैं, जैसे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, ठीक है। अभी चलते हैं हम, देखिए संसाधन के प्रकार। हम सबसे पहले देख रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर कि ये मिले कहाँ से हैं, हमें इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। जैव्य संसाधन कौन से होते हैं, जो हमें जीव मंडल से मिलते हैं, जो हमें जीवित चीज़ों से मिलते हैं। जैसे कि हमें ऊन है, ऊन कहाँ से मिलती है, भेड़ से मिलती है। आपकी रुई है, वो हमें कहाँ से मिलती है, पेड़ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। तो ये हमारे क्या होगा, जीवित चीज़ों से जो मिलते हैं, जीव मंडल से जो मिलते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, जैव्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। अब अजैव्य संसाधन, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से मिलते हैं, जैसे कि आपकी मेटल्स हो गई, ठीक है, जो भी आपकी धातु होती हैं, और जो रॉक्स हैं, जो चट्टानें हैं, ये हमारे क्या हैं, अजैव्य संसाधन हैं। अब बात आती है संपाद्य के आधार पर। संपाद्य है क्या कि भाई जो इनको दो भागों में बांट लिया इन्होंने। एक तो नवीनीकरणीय योग्य संसाधन, यानी कि ये दोबारा बन जाते हैं, ठीक है। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं से, यानी कि किसी भी कोई भी प्रक्रिया लगा के उनको या तो दोबारा रिन्यू किया जा सकता है या फिर उन्हें दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरणतः जो सौर ऊर्जा है, यानी कि आपका जो सन की जो लाइट है, और पवन ऊर्जा है, जल है, वन है, वन्य जीवन है, ये सारे आपके क्या है, नवीकरणीय योग्य संसाधन हैं, ठीक है। और ये हमारे दो तरह के होते हैं, एक सतत और एक प्रवाह, यानी कि सतत जो हमेशा बने रहते हैं, और प्रवाह यानी कि फ्लो में रहते हैं। जैसे वाटर है, अपना एक साइकिल में चलता रहता है, ठीक है। कभी ज़मीन में होता है, फिर बारिश एवेपोरेट होके भाप बन के आसमान में चला जाता है वाटर वेपर की फॉर्म में, फिर वहाँ से बारिश बन के वापस नीचे आ जाता है। तो इसी तरीके से प्रवाह में रहता है। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, दोबारा या तो उनको रिन्यू किया जा सकता है या फिर पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। अब अनवीकरणीय योग्य संसाधन कौन से होते हैं, ये ऐसे संसाधन होते हैं जिनको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, ठीक है। ऐसे संसाधन जैसे आपके खनिज हैं और जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन यहाँ पे कोल और पेट्रोलियम जो यहाँ आपके जीवाश्म ईंधन है, यानी कि ये जो प्लांट और जो आपके एनिमल्स होते हैं, वो उनके जो रिमेन्स होते हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, यानी कि डेड बॉडीज़ होती हैं, उनके जो रिमेन्स ज़मीन में अंदर रह जाते हैं, उनसे ये बनते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के, ठीक है पेट। और इनको लाखों करोड़ों साल लगते हैं और इसीलिए ये जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कि चक्र में रहते हैं, यानी कि दोबारा बन जाते हैं, ठीक है, एक बार यूज़ किया दोबारा बन जाएंगे। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे हैं जो अचक्रीय हैं। अचक्रीय मतलब कि दोबारा यूज़ नहीं किए जा सकते। जैसे पेट्रोलियम है, आपने आपकी जो गाड़ी है, ठीक है, आपने गाड़ी में पेट्रोल डाला, आपकी गाड़ी ने उसको सारा यूज़ कर लिया, अब वो कहीं फ्लो में भी नहीं है तो वो सारा यूज़ हो गया, तो अचक्रीय है, वो एक ही बार प्रयोग किए जा सकते हैं, यानी कि एक बार प्रयोग करते ही खत्म हो जाए, वो अचक्रीय हैं। और जो दोबारा प्रयोग किए जा सके, ठीक है, वो चक्रीय हैं। अब स्वामित्व के आधार पर कुछ जो संसाधन होते हैं, इसमें व्यक्तिगत संसाधन होते हैं, सामुदायिक संसाधन होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन कौन से होते हैं, जैसे आपके अपने खेत हैं, आपका घर है, ठीक है। आप कुछ किसानों के पास तो खुद की ही ज़मीन होती है, वो खुद के खेतों के मालिक होते हैं, खुद के खेतों के स्वामी होते हैं। कुछ के पास होती ही नहीं है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट दे देती है, लेकिन उनसे उनके बदले कुछ लगान ले लेती है, ठीक है। अब आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में लोगों के पास बहुत बड़े घर होते हैं, और बाग भी होते हैं, तालाब भी होते हैं, कुएँ भी होते हैं, तो वो उनके निजी क्या होते हैं, निजी स्वामित्व, यानी कि किसी पर्टिकुलर इंसान का उसके ऊपर क्या होता है, वो उसका मालिक होता है। अब जैसे आपका आता है सामुदायिक
स्वामित्व वाले जो संसाधन होते हैं, ये संसाधन जो होते हैं सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। जैसे आपकी पंचायत में या फिर गांव में जो भूमि होती है वहाँ पर पशु चराने के लिए एक क्षेत्र होता है। शमशान भूमि जो होती है वो भी आपकी सामुदायिक भूमि होती है, सबको यूज़ कर सकते हैं उसको। तालाब जो होता है, गाँव का तालाब है या फिर आपके सिटी में कोई तालाब है, ठीक है, तो वो आपके क्या है, जिस पे किसी एक पर्सन का अधिकार नहीं है, सारे के सारे कम्युनिटी के जितने भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं वो सब उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर शहर की बात की जाए, नगर की बात की जाए, नगरीय क्षेत्रों की बात की जाए, तो जो सार्वजनिक यानी कि जो पब्लिक पार्क होते हैं, पिकनिक और खेल के मैदान जो होते हैं, तो वहाँ रहने वाले सभी लोग उनको यूज़ करते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। अब राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है, राष्ट्रीय नेशनल संसाधन कौन से होते हैं? वैसे देखा जाए तो देश की हर चीज़ ही जो है राष्ट्रीय संसाधन है। देश की सरकार जो है आपका जो व्यक्तिगत संसाधन है उसको भी अधिग्रहित कर सकती है अगर वो करना चाहे तो। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी कहते हैं ना कि किसी इंसान के जो खेत हैं वो सरकार ने खरीद लिए हैं, तो इसी तरीके से अगर नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्र के हित में अगर किसी के व्यक्तिगत रिसोर्स की ज़रूरत पड़ रही है, व्यक्तिगत संसाधन की ज़रूरत पड़ रही है, तो गवर्नमेंट उसको ले सकती है। अब देखिए जो सड़कें हैं, नहरें हैं, आपके खेत में से भी जाती हैं, आपके जो स्कूल है, आपका जो सिटी है, सब जगह से जाती हैं। तो ये हमारे क्या है, ये राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है। जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं, जल संसाधन होते हैं, वन होते हैं, वन्य जीवन जो होते हैं, वन्य जीवन में जो पदार्थ मिलते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपके राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम आपको एक थोड़ा सा इंडिया का मैं मैप बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप इट्स ठीक है, ये थोड़ा जैसा भी बना है। तो देखिए यहाँ पर भी पानी है, ठीक है, ये इंडिया की बाउंड्री है, इधर भी पानी है, ठीक है ना। तो इंडिया के इधर से 12 नॉटिकल माइल्स तक, यानी कि बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, या समुद्री मील, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट का ही वहाँ पर अधिकार होता है। तो वो हमारे क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है। अब फिर से एक बार मैप बनाना पड़ेगा। अपनी इंडिया की बाउंड्री से, ठीक है, अपनी इंडिया की बाउंड्री से 200 किलोमीटर तक अगर चले जाएं हम समुद्र में, 200 किलोमीटर तक हम आगे चले जाएं, तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होती है, ठीक है। यहाँ पर भी कंट्री क्या कर सकती है, अपनी कोई भी खनिज है या कोई भी धातु है उस चीज़ को समुद्र के नीचे से निकाल सकती है। और इसके पार का जो एरिया होता है, इसके पार का जो एरिया होता है वो किसी भी गवर्नमेंट का वहाँ पर अधिकार नहीं होता, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे राष्ट्रीय संसाधन कहाँ तक हैं, अगर एरिया वाइज पूछे जाए, इंडिया की पूरी बाउंड्री और बाउंड्री के 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील कितने के बराबर होते हैं, 12 समुद्री मील जो होते हैं 22.2 किलोमीटर के बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है मैंने आपको बताया कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों को, जो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनको कौन नियंत्रित करता है, जिनको कौन कंट्रोल करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती हैं। तो तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे, ठीक है, 200 समुद्री मील की दूरी तक तो क्या होता है हमारा, 200 समुद्री मील की दूरी तक हमारा क्या होता है, हमारे ही राष्ट्र के ही संसाधन होते हैं, जहाँ पर एक पर्टिकुलर देश का अधिकार होता है। उसके परे जो पानी होता है या उसके परे जो रिसोर्सेज होते हैं उन पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता। तो ये सारे क्या होते हैं, उसके जो आगे होते हैं, ठीक है, उनका जो उपयोग है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। तो ऐसे संसाधनों को हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और जो ये दूरी है आपकी, जो मैंने बोला एक्सक्लूसिव जो इकोनॉमिक जोन है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, यानी कि आपकी बाउंड्री से 200 समुद्री मील, ठीक है, 200 समुद्री मील, ठीक है, नॉटिकल माइल भी बोलते हैं इंग्लिश में, की दूरी तक हमारा ही एरिया होता है पर्टिकुलर देश का। तो देखिए अपवर्जक आर्थिक जो क्षेत्र है हिंद महासागर की तलहटी में, वहाँ पर मैग्नीज की ग्रंथियाँ का खनन का अधिकार है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर विकास के स्तर पर,
विकास के अभी तक हमने किस किस के स्तर पर देखा था, हमने देखा था उत्पत्ति के स्तर पर देख लिया और स्वामित्व के आधार पर देख लिया। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भाई स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन है उनको लिखिए, या फिर उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं उनको लिखिए। अब हम बात करते हैं विकास के स्तर पर जो आपके संसाधन होते हैं। देखिए, संभावी संसाधन पहला टाइप है। संभावी संसाधन वे संसाधन जो किसी राज्य में विद्यमान तो हैं, किसी प्रदेश में प्रेजेंट तो हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्यों उपयोग नहीं किया जा सकता? उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिम भाग में राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा है, यानी कि आपकी जो राजस्थान और गुजरात है वहाँ पर आपकी जो विंड एनर्जी है, पवन और जो सोलर एनर्जी है वो काफ़ी उपलब्ध है। ठीक है, लेकिन उनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। तो संभावी संसाधन, लेकिन संभावी मतलब आगे फ्यूचर में यूज़ किया जा सकता है। संभावी संसाधन प्रेजेंट है, विद्यमान है, लेकिन उपयोग नहीं किया गया है। जितना उपयोग किया जा सकता है उतना सही ढंग से विकास नहीं हुआ, वो हमारे क्या होते हैं? संभावी संसाधन होते हैं। अब हमारे विकसित संसाधन कौन से होते हैं? ऐसे संसाधन, ठीक है, जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, पता लग चुका है कि हाँ भाई यहाँ पे हैं, और उनकी जो उपयोग की गुणवत्ता है और मात्रा भी निर्धारित की जा चुकी है कि भाई ये इस चीज़ के लिए यूज़ किए जाएंगे, विकसित संसाधन कहलाते हैं। यानी कि हम उनका ऑलरेडी क्या कर रहे हैं? उनको यूज़ कर रहे हैं। संसाधनों का विकास जो होता है किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? एक तो प्रौद्योगिकी पे, और एक संभाव्यता, यानी कि वो कितना फिजिबल है। ठीक है, फिजिबल यानी कि ऐसा ना हो कि हमारा निकालने में ही इतना सारा ह्यूमन रिसोर्स लग जाए, इतना पैसा लग जाए कि उसको निकालने का कोई फ़ायदा ही ना हो। तो विकसित संसाधन भी क्या है? दो बातों पे निर्भर करते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और दूसरा संभाव्यता होनी चाहिए। अब भंडार, ठीक है, ये कह रहे हैं कि पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, अभी की नहीं है, पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन ठीक है उनके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ऐसे संसाधनों को क्या बोलते हैं? भंडार संसाधन। यानी कि है तो सही, भंडार तो है हमारे पास, लेकिन क्या है? हमारे पास उनको अभी एक्सप्लॉइट करने के लिए, निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। भंडार में शामिल हैं, उदाहरण के लिए जल, दो गैस, जो हमारा पानी है दो गैसों से मिलकर बना है, H2O। ठीक है, हाइड्रोजन और वाटर से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम इन दोनों को अलग अलग करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास मिल जाए तो जो हाइड्रोजन है उसका अपना ही एक बहुत ईंधन के रूप में यूज़ हो सकती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई इसको निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीक का ज्ञान नहीं है। अब आती है संचित कोष की बारी। संचित कोष क्या होता है? देखिए, ये एक तरह से भंडार का ही हिस्सा होते हैं। ठीक है, जिन्हें उपलब्ध तकनीक ज्ञान की सहायता में प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। यानी कि है तो भंडार का ही हिस्सा और इनके लिए तकनीक भी उपलब्ध है, लेकिन अभी इनको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी इनका यूज़ इतना लेवल पे आरंभ नहीं हुआ है। लेकिन भविष्य में अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे नदियों के जल से बिजली बनाना, हालांकि सीमित मात्रा में अभी भी नदी के जल से आपकी बिजली बनती है, लेकिन सीमित पैमाने पर बनती है। ठीक है, अब जैसे जल, वन आदि संचित कोष हैं जिनका भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे संसाधनों के प्रकार कि भाई संसाधन किस किस प्रकार के होते हैं। अब संसाधनों का विकास कैसे होता है, संसाधनों का संरक्षण किस तरीके से होता है, और हमारे जो संसाधन होते हैं हम पर्टिकुलर संसाधन को भी डिस्कस करेंगे, ये हम देखेंगे अगले पार्ट में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए, आज का क्वेश्चन जिसका आपको आंसर देना है, आपको ये बताना है कि भारत का या फिर किसी भी देश का जो अपवर्जक जोन होता है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र जो होता है, वो कितने मील तक होता है, कितने समुद्री मील तक होता है। अगर आपने अच्छे से किया है, लेक्चर को सुना है, तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। थैंक यू।